नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल आप सबका एसपी एजुकेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर प्रारंभ किया था पढ़ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन शीर्षक के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन और डेनिश कंपनी का आगमन पढ़ लिया है। अब पुर्तगालियों, डच और डेनिश के बाद हम आज जिन दो महत्वपूर्ण कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे उनमें अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की और फ्रांसीसियों की जो कंपनी है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए हम आज इस चैप्टर को कंक्लूड करें। इस क्रम में हम सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसका अध्ययन थोड़ा विस्तार से किया जाना जरूरी है, और फिर फ्रांसीसी कंपनी के बारे में अध्ययन करेंगे, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी। दोस्तों, मैं पिछली कक्षा में आपसे कहा था कि हमारी आने वाले क्लास केवल वही आप पढ़ पाएंगे जो एडमिशन ले लेंगे, तो देर ना करिए, आप तुरंत एडमिशन लीजिए। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे आईएएस के एग्जामिनेशन हो, पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, टीजीटी, पीएचडी हो या कोई भी परीक्षा इतिहास विषय में या संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित इन विषयों में कोई भी समस्या आपको मैं नहीं आने दूंगा। मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ल इतिहास तथा संविधान के संबंध में जो जानकारी प्रदान करूंगा वो बिल्कुल पुख्ता होगी, और इस विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जब ये इंडिविजुअल बैच हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी का आप पढ़ेंगे उसके बाद मैं इन विषयों से संबंधित तमाम प्रश्नों को लेकर आपके सामने आऊंगा और कई प्रश्न पत्र के माध्यम से जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूंगा। तो देर मत करिए, आइए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के संबंध में इंग्लैंड जो था ये तीसरा देश था, ये तीसरा राष्ट्र था जहां से कोई व्यापारिक कंपनी, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, जहां से कोई व्यापारिक कंपनी भारत आई, भारत से व्यापार के लिए, जिसे हम पूर्व कहते हैं, पूर्व के व्यापार के लिए गठित की गई, आई। ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्रम में न केवल भारत के संबंध में व्यापार करने आई बल्कि समय के साथ हमें क्या दिखाई देता है, समय के साथ यह कंपनी, जिसे हम साधारणतः ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, अभी इसका डिटेल में चर्चा होगी, समय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अधिक प्रभावी हो गई। इसे समझिएगा, सबसे अधिक प्रभावी हो गई, सबसे अधिक प्रभावी। तो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, हॉलैंड की कंपनी, और हॉलैंड की कंपनी के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई। ये याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। उसकी उस संबंध में पूरी जानकारी, पूरा इंफॉर्मेशन मैं इस क्लास में आपको दूंगा। 1600 ईस्वी की बात है। तिथि लिखने से पहले आइए हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पहले उसके संबंध में उसका नाम लिखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान्यतः कहते क्या थे। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये तिथि हो गई, और मैंने कहा इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की
महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट है, ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, पकड़िएगा, बोलते हैं इसको द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट, समझिएगा, द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट, समझिएगा, कंपनी ऑफ मर्चेंट या द गवर्नर एंड कंपनी, बल्कि इसको आपकी जगह पे एंड करते हैं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ, ये है ना, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से एक कंपनी गठित हुई थी, समझिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तब द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी गठित हुई, इसे समझिएगा, एक कंपनी गठित हुई और इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, क्वेश्चन पकड़िए, महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए पहले पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया, पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। कौन सा पढ़ना, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को 15 वर्ष के लिए पूर्व के साथ, पूर्व मतलब ईस्ट जिसमें भारत भी शामिल है, पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। ये सबसे पहले हमें जानना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसी कंपनी को सामान्य भाषा में प्रचलित जो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। इसी कंपनी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, तो इसे हम, इस कंपनी को सामान्य भाषा में हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। और आगे हम इसी की कहानी पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक इंग्लैंड की कंपनी है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के अधिकार से पहले 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया गया था। इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी कंपनी नहीं होगी जो, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरी कोई ऐसी ब्रिटेन की कंपनी नहीं होगी जो पूरब के साथ व्यापार करेगी। यानी ब्रिटेन की तरफ से पूर्व में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार इसी कंपनी को है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसका पूरा नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यही कंपनी का नाम है। फिर से सुनिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए। आगे क्या दिखाई देता है, आगे चलकर इंग्लैंड के राजा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के बाद आगे चलकर इंग्लैंड के जो राजा होते हैं जेम्स प्रथम, कौन पड़ेगा, जेम्स प्रथम के समय, जेम्स फर्स्ट के समय इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को
अनिश्चित काल के लिए, ध्यान दीजिएगा, इन्हें अनिश्चित काल के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अनिश्चित काल के लिए पूर्व से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया। कौन सा पढ़िए, एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब इसी के साथ कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय गतिविधियों की। एलिजाबेथ ने तो इन्हें 15 वर्ष के लिए अधिकार दिया था, लेकिन जेम्स प्रथम ने इन्हें क्या किया, अनिश्चित काल के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, मजेदार बात क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इस प्रकार तो हो गया और उसे पहले रानी द्वारा 15 वर्ष के लिए एकाधिकार प्रदान किया गया पूर्व के साथ व्यापार का, और उसके बाद वहां के अगले शासक जेम्स प्रथम के द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। जब ये कंपनी गठित हुई थी तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे, उन शेयर होल्डरों में रानी का पैसा अर्थात क्राउन का पैसा भी लगा था। जरा इस बात को समझिएगा, यहां इंग्लैंड में ही नैतिकता का पतन दिखाई देता है, यहां इंग्लैंड में ही प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन भी दिखाई देता है। इंग्लैंड में अगर किसी एक कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि राजा ने या रानी ने जानबूझकर अन्य कंपनियों के साथ क्या किया, नाइंसाफी किया। अन्य कंपनियों में राजा या रानी का पैसा नहीं लगा है, उनका पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी में लगा है। अगर देश का शासक ही किसी एक कंपनी में पैसा लगाए और उसी कंपनी को एकाधिकार प्रदान कर दे तो कहीं ना कहीं उस देश की अन्य कंपनियों के साथ ही ये ना तो लीगली सही है ना इथिकली सही है। लीगल और मोरल दोनों वैल्यूज यहां पर डिक्लाइन हुए। तो इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में कंपनी का गठन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, और वहां उसे पूर्व के साथ एकाधिकार की प्राप्ति में ही लोच दिखाई देता है। आगे देखते हैं, इस कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता था। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई दूसरा नहीं बल्कि उसी कंपनी के शेयर होल्डर थे। तो कम इसको समझिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स में से ही आते हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के शेयर होल्डर में आते हैं, प्रारंभ में इनकी संख्या कुल 24 दिखाई देती है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। और इट बिगिन, बिल्कुल शुरुआत की मैं बात बोल रहा हूं, शुरुआत में कंपनी में 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, या हम सीधे कंपनी कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में 217 साझेदार थे। साझेदार मतलब शेयर होल्डर। एट बिगिन 217 साझेदारों में से 24 लोगों का चयन हुआ था और ये 24 का बोर्ड मिलकर के, जो बोर्ड था, यही ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का संचालन करते थे। यही ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों का क्या करते थे? यही इनका संचालन करते थे। इसे समझिए। संचालन यही करते थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या देखा कि कंपनी का गठन कैसे हुआ और कंपनी का संचालन कौन कर रहा है। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में हमें इसी प्रकार की जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है। अब यहां से शुरू होता है कंपनी के संबंध में, भारत के सिलसिले में कंपनी भारत कैसे पहुंची और भारत में उसके एकाधिकार
को कैसे बल मिला। जब कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में मुगलों का शासन था और मुगलों के सबसे महान शासक अकबर का शासन था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में अकबर का शासन था। हमें क्या दिखाई देता है कि 8 वर्ष के बाद या कंपनी के गठन के 8वें वर्ष 31 दिसंबर 1600 को कंपनी गठित हुई। इसका मतलब 1600 में तो कुछ अब बचा नहीं, एक दिन। 1608 ईस्वी में, इस तिथि को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट तिथि है। 1608 ईस्वी में यह तिथि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, समझिएगा, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम एक पत्र लेकर जेम्स प्रथम के द्वारा, यानी जेम्स प्रथम की तरफ से अकबर के नाम एक पत्र लेकर, अब जेम्स प्रथम कौन है? तो इंग्लैंड का राजा, और अकबर कौन है? तो भारत में इसमें राजा है, मुगल शासक। तो जेम्स प्रथम की तरफ से मैंने कहा कैप्टन हॉकिंस अकबर के नाम एक पत्र लेकर भारत पहुंचा। लेकिन आपको मालूम है कि 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी और अब उसका पुत्र जहांगीर इस समय भारत में शासन कर रहा था। तो जहांगीर के दरबार में पहुंचा कौन? कैप्टन हॉकिंस। वो किसके नाम का पत्र लिया था? अकबर के नाम का। किसका पत्र था? जेम्स प्रथम का संदेश। और पहुंचा किसके पास? अकबर के पास न पहुंचकर जहांगीर के पास पहुंचा। तरफ से किसके था? जेम्स प्रथम के तरफ से। किसके यहां? अकबर के यहां। लेकिन पहुंचा किसके यहां? जहांगीर के यहां। इस बात को समझना, क्योंकि 3 प्रश्न बन सकते। कैप्टन हॉकिंस आया तो इसका जहांगीर ने स्वागत किया। आपको मालूम है कि जहांगीर ने अभी कहा स्वागत किया। जहांगीर ने स्वागत किया और हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला। जहांगीर ने स्वागत किया। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से यह मांग की कि वह सूरत में व्यापारिक कोठी लगाना चाहता है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से यह मांग की कि वो सूरत में व्यापारिक कोठी लगाना चाहता है। लेकिन जैसे ही इसने मांग रखी, गुजरात के स्थानीय सौदागरों ने तथा पुर्तगालियों ने विरोध किया। बहुत इसे ध्यान समझिएगा। जैसे ही इसने ये अपना प्रपोजल रखा जहांगीर के सामने कि हम गुजरात के सूरत में एक व्यापारिक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोठी बनाना चाहते हैं, व्यापारिक कोठी, तो पुर्तगालियों ने तो विरोध किया ही, स्थानीय सौदागरों ने भी विरोध किया और ये ठंडे बस्ते में कुछ समय के लिए चला गया। ये प्रपोजल ठंडे बस्ते में चला गया। इसी दौरान जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस से खुश होकर के इसे 400 का मनसब दिया। पकड़िएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं, मैंने कहा कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से खुश होकर उसे क्या कहा? 400 का उसने मनसब दिया। इसे बहुत अच्छे समझिएगा। तथा उसे खान की उपाधि दी। खान की उपाधि दी। अब ये जो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर ने उसका स्वागत किया। कैप्टन हॉकिंस खुद फारसी भाषा में, फारसी में वार्तालाप किया।
दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ किस भाषा में हुआ? तो फारसी में हुआ। समझिएगा, दोनों के बीच फारसी भाषा में वार्तालाप, यानी कैप्टन हॉकिंस फारसी जानता था। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया, खान की उपाधि दी और सम्मानित किया। इसी बीच 8 में आया, प्रपोजल रखा कि सूरत में व्यापारी कोठी बनाना है। पुर्तगालियों ने, स्थानीय सौदागरों ने विरोध किया। ये प्रपोजल कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, यानी कि अभी 8 में इसने प्रपोजल रखा तो तुरंत कोठी नहीं बन गई, तुरंत अधिकार नहीं मिल गया। इसी बीच, कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बीच 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी बना लिया। इसे समझिएगा, पहली व्यापारी कोठी कहां बना लिया? मसूलीपट्टनम में 11 में ही बना लिया। और इसके बाद मामला कुछ ठंडा हो और फिर से एक बार इन्होंने प्रयास किया और अंततः 1613 में, कॉन्सेप्ट पकड़ना, 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी व्यापारी कोठी बना ली। तो यहां पर दोस्तों दो चीजों का ध्यान रखिए, यहां से एक बार फिर से आपको संक्षेप में बताते हैं। कंपनी गठन के बाद जेम्स प्रथम के समय उसके राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आता है अकबर के नाम पत्र लेकर। लेकिन जब वो भारत पहुंचता है तो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, आगरा के दरबार में पहुंचता है। जहांगीर ने वहां उसका स्वागत किया। इन दोनों का वार्तालाप फारसी में हुआ। हॉकिंस ने कोशिश किया कि उसे सूरत में सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाने का इजाजत मिल जाए। मुगलों की तरफ से कोई विरोध नहीं था, किंतु विरोध पुर्तगालियों और स्थानीय सौदागरों की तरफ से हुआ और वो सबसे पहली कोठी यहां बना पाने में असफल हो गए। इसी बीच कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब और खान की उपाधि प्रदान की। और हमें दिखाई देता है कि इसी बीच 1611 में भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बना ली, कोरोमंडल तट पर। और दूसरी, उसके आगे चलकर हमें क्या दिखाई देता है कि 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। तो ये अभी आपने जो देखा वो प्रारंभिक सफलता अंग्रेजों की कैसे सुनिश्चित हुई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1615 से 1618 के बीच, 1615 से 1618 के बीच कुछ विद्वान इसे सीधे तौर पे 1616 भी लिखते हैं। समझिएगा, ड्यूरिंग दिस, इसके बीच कुछ विद्वान, मैंने कहा 1616 सीधे तिथि लिखते हैं। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, समझिएगा, टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में और इस समय भी अभी इंग्लैंड का राजा कौन है? तो जेम्स प्रथम। इसे समझिए, 1615 से 1618 के बीच कुछ, मैंने कहा विद्वान सीधे लिखते हैं कि 1616 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में या राजदूत के रूप में उपस्थित हुआ, आया। ये समझिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसने बहुत कोशिश किया कि एक व्यापारिक संधि भारत और मुगलों के बीच, भारत में मुगलों और इंग्लैंड के बीच हो जाए
किंतु थॉमस रो को इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिला। समझिएगा, थॉमस रो को इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिला। वो जहांगीर के साथ कोई संधि नहीं कर पाया। एक्चुअली वो आया था व्यापारिक संधि के लिए कि इंग्लैंड और मुगलों के बीच एक व्यापारिक टाई अप हो जाए, एक संधि हो जाए, लेकिन इनके बीच कोई संधि नहीं हो पाया। किंतु इसी समय गुजरात का जो सूबेदार था वो खुर्रम, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी समय मैंने कहा गुजरात का जो सूबेदार है ना वो खुर्रम अर्थात शाहजहां है। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, शाहजहां है। और इससे यानी कि मैंने कहा कि इस टाइम गुजरात का सूबेदार कौन है? खुर्रम अर्थात जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो आगे राजा बनेगा। उससे व्यापारियों का एक टाई अप हो गया, उससे व्यापारियों ने एक संधि कर लिया। और वो संधि क्या थी कि गुजरात में तुम अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हो, कोठियां खोल सकते हो। तो इस तरह से थॉमस रो के आने से कम एक पड़ाव आगे इनका कार्य बढ़ा। और आने वाला जो भावी शासक है खुर्रम, जो अभी शहजादा है और सूबेदार है कहां का? गुजरात का, उसके साथ एक टाई अप यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आगे देखिएगा, 1632 में, बड़ा इंपॉर्टेंट है 1632, कुछ तिथियों को हमें ध्यान देना चाहिए था, ध्यान देना होगा। 1632 अंग्रेजों के विकास का, अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय इन्हें गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान, गोलकुंडा के सुल्तान से इन्हें सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फरमान है, इसलिए से सुनहरा फरमान कहा गया अंग्रेजों के लिए। तो मैंने कहा कि गोलकुंडा के सुल्तान से इन्हें एक सुनहरा फरमान मिला, ये सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। ये फरमान क्या है भाई, इसे सुनहरा क्यों कहा गया, इसे समझते हैं। ये कुछ इस तरह था कि अंग्रेज गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पैगोडा, मुद्रा है पैगोडा, 500 पैगोडा वार्षिक देकर, समझिएगा, गोलकुंडा से यह समझौता है सुनहरा फरमान कि गोलकुंडा के सुल्तान को अंग्रेज 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर उसके सभी, यानी किसके सभी? गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों का अंग्रेज स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकेंगे। इसे ध्यान समझिएगा। 1632 में मैंने कहा गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, जिसके तहत 500 पैगोडा वार्षिक देकर, 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर क्या कर सकते हैं कि वो गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों का, ध्यान दीजिएगा, गोलकुंडा के सभी बंदरगाह कहां है? तो वो सभी बंदरगाह दक्षिण पूर्वी तट पर है। तो गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों का अंग्रेज क्या कर सकते थे? स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग कर सकते थे। यह अंग्रेजों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे अंग्रेज भारत में व्यापारिक रूप से न केवल मजबूत हुए, बल्कि वह उनकी सैन्य क्षमता भी मजबूत हुई, क्योंकि उन्हें भारत में कई स्थानों पर अपने व्यापारिक तथा अन्य गतिविधियों को फलीभूत करने का एक अवसर मिला। अब इस क्रम में हम आगे देखते हैं क्या हुआ, यानी अब तक हमने जो देखा वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। इसी क्रम में 1639 में मद्रास और 1651 में हुगली, कॉन्सेप्ट पकड़ना, 1639 और 1651 भी इसके लिए इंपॉर्टेंट तिथि है। 1651 में मैंने 39 में मद्रास और 1651 में हुगली बंगाल, इसे समझिए।
1639 में मद्रास में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली और 1651 में इन्होंने, समझिएगा, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोल दिया। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनके व्यापारिक गतिविधियों का दायरा पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। व्यापारिक गतिविधियों का दायरा स्पष्ट रूप से बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यह काफी इंपॉर्टेंट है, दो तिथियां कि 1639 में इन्होंने मद्रास में और 1651 में इन्होंने क्या किया कि हुगली में अपनी अपनी व्यापारिक कोठियां खोल दी। इसी क्रम में समझिएगा 1639 में ही चंद्रगिरी के राजा से, इसी साल चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी वहीं पर है बिल्कुल, आज का जो आप मद्रास देख रहे हैं, तो 1639 में मैंने कहा कि चंद्रगिरी के राजा से, ये काफी इंपॉर्टेंट तिथि है, इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। चंद्रगिरी से राजा से मद्रास को पट्टे पर लेकर, समझिएगा, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास इन्होंने क्या किया था, मद्रास को पट्टे पर लिया था, पट्टे पर लिया और यहां अपना कारखाना खोला। अंग्रेजों ने 1639 में, मैंने कहा, एक तो वहां व्यापारिक कोठी खोली और चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर, लीज पर ले लिया, वहां कारखाने खोले, किलेबंदी शुरू की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना केवल इन्होंने क्या किया, यहां पर अपना व्यापारिक कोठी और कारखाने स्थापित किए, बल्कि यहां किलेबंदी कर उसे सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम दिया। इस पूरे मद्रास की किलेबंदी करके क्या नाम दिया, तो उसे सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम दिया। समझिएगा, सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है काफी। आपको मालूम है कलकत्ता में सेंट फोर्ट विलियम की स्थापना हुई है, कलकत्ता में सेंट फोर्ट विलियम की स्थापना हुई, और यहां मद्रास में क्या है, तो सेंट फोर्ट जॉर्ज के रूप में हमें दिखाई देता है कि स्थापना की है सब किलेबंदी करके। तो फिर से समझिए, 1639 तिथि काफी इंपॉर्टेंट है। इस तिथि को क्या हुआ, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया अंग्रेजों ने, मद्रास में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और मद्रास की किलेबंदी करके उसको क्या नाम दिया, सेंट फोर्ट जॉर्ज नाम दिया। और मैंने कहा 1651 में हुगली में इन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी खोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। इसी क्रम में ध्यान से समझिएगा, इसी क्रम में 1661 की तिथि भी याद रखिए, 1661, यानी इन तीन तिथियों का आपको देखना है। 1639 में जो मद्रास रिलेटेड है, 1651 हुगली से रिलेटेड, अब 1661 तिथि काफी इंपॉर्टेंट है जो यूरोप से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, ये तिथि यूरोप से रिलेटेड है, जहां इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी, मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था आपको कि 1661 में क्या हुआ, तो इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी, आपको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था पूरा इस मुद्दे को, आप ठीक से देख सकते हैं। जब बंबई को उन्होंने क्या किया, दहेज में ले लिया था, तो मैंने कहा कि 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार या उसमें बाद में राजा बने थे, इंग्लैंड के जो सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ। कैथरीन ब्रिगेंजा पूरा नाम था। और जब विवाह हुआ तो क्या हो गया, बंबई कैथरीन से विवाह हुआ, तो बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। बंबई को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में दे दिया। अब इंग्लैंड के राजा को बंबई मिल गया। अब इंग्लैंड का राजा वहां से आके उस पर शासन तो करेगा नहीं। उसने सबसे बेहतर क्या समझा कि इंग्लैंड की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो है ही है, तो क्यों ना इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किराए पर दे दे। 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, कितना, ध्यान दीजिएगा, 1661 में विवाह हुआ था। इसे बड़ा इंपॉर्टेंट समझिएगा। आगे चल के हमें दिखाई था 68 में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर, केवल 1668 में, 61 में तो विवाह हुआ, 68 में 10 पाउंड
10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई किसको दे दिया गया? बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। कब? 1668 में। तो इस तरह आप जरा ध्यान से समझें तो क्या दिखाई देता है? 1668 तक आते आते बंगाल में भी कंपनी है, कंपनी की व्यापारिक कोठी बंगाल में भी है, कंपनी मद्रास में भी है, कंपनी बंबई में भी है, कंपनी सूरत में भी है, मछलीपट्टनम में भी है। और बहुत आपको मैंने बताया कि इस समय वो गोलकुंडा के बंदरगाहों का प्रयोग कर रही है। यानी पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट, बंबई हो पश्चिम में या पूरब में बंगाल, दक्षिण में मद्रास हो या उस समय गुजरात, कंपनी क्या दिखाई देती है? धीरे धीरे 1600 ईस्वी में गठित यह कंपनी मुख्यतः 1608 से अपनी गतिविधियों की शुरुआत करते हुए 1608 से शुरुआत करते हुए अब अगले 60 वर्षों में कंपनी ने भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों जो मुख्यतः तटीय क्षेत्र हैं वहां या तो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली या तो वहां के स्थानीय शासकों के साथ अपने व्यापारिक संबंध और अपने अन्य संबंधों की स्थापना कर ली। और इसी कड़ी में अब भारत में जो शुरू होगा वो होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच संघर्ष। 17वीं सदी में तो हम ये देख रहे हैं कि 17वीं सदी में अभी 1668 तक, 17वीं सदी में तो 1668 तक ही इंग्लैंड ने अपनी स्थिति को मजबूत करना बहुत हद तक मजबूत कर लिया और पूरी 17वीं सदी में इन्होंने काफी मजबूत कर लिया। जो आगे आप देखेंगे कि औरंगजेब से इन्होंने अधिकार प्राप्त किया, वो भी औरंगजेब से अधिकार प्राप्त करके इनकी व्यापारिक गतिविधियां और विस्तृत हो गई और अंततोगत्वा 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे कंपनी ने न केवल अपनी सक्रियता को और व्यापारिक सक्रियता को तेज किया बल्कि अब राजनीतिक सक्रियता को भी तेज करना प्रारंभ किया। और इसी कड़ी में 18वीं सदी के प्रारंभ में ही, ध्यान दीजिएगा, 18वीं सदी के प्रारंभ में ही कंपनी की गतिविधियां इस कदर बढ़ी कि 5वें दशक में, 18वीं सदी के 5वें दशक में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तीन आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, हुआ। और इस युद्ध के बाद अंतोगत्वा इंग्लैंड भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में न केवल व्यापारिक बल्कि राजनीतिक सत्ता की सबसे प्रबल दावेदार बन गई। और हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सभी यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल चुकी है और भारत विजय का उसका रास्ता साफ हो चुका है। इस तरह से हमने अभी आपको 1668 तक की बात बताई कि 1668 तक आते आते कंपनी ने क्या क्या प्राप्त कर लिया। मैंने आपको कहा 1611 में मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई, अपनी कोठी, व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1613 में सूरत में स्थापित की। इसी कड़ी में मैंने कहा 1632 में गोलकुंडा से इन्हें सुनहरा फरमान मिला। 1639 में मैंने कहा कि इन्हें मद्रास जो है चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पर प्राप्त कर लिया। वहां भी इन्होंने किलेबंदी की व्यापारिक कोठी बनाई, उसकी किलेबंदी की और नाम दिया सेंट फोर्ट जॉर्ज। इस कड़ी में मैंने कहा कि 1651 में हुगली में भी इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली और 1661 में बंबई जो वह इंग्लैंड के शासक को दहेज में मिला था, वो 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए पर प्राप्त हो गया। और इस तरह से भारत के कई क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का
दखल, मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब का समय आया, इसे ध्यान से समझिएगा, शाहजहां के बाद जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने 2% चुंगी और 1.5% जजिया लेकर, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, औरंगजेब ने 2% चुंगी और 1.5% जजिया कर लेकर बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत दे दी। कॉन्सेप्ट पकड़ना, इतना लेकर के उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को क्या किया, पूरी छूट दे दी। जबकि इसके पहले 1651 में मैंने आपको बताया था, 1651 में, कि 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अब उस समय ध्यान समझिएगा, उस समय शाह सुजा से उन्होंने बंगाल में चुंगी मुक्त कर का अधिकार प्राप्त किया था। तो 1651, जो अभी आप पीछे देखेंगे मैंने 1651 का चर्चा किया है, ये देखिए 1651, शाह सुजा, समझिएगा, शाह सुजा से इन्होंने 1651 में ही बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब ये चुंगी मुक्त व्यापार का जो उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था वो कैसे किया था, तो 3000 रुपया वार्षिक कर देकर केवल अधिकार प्राप्त किया। कैसे किया भैया, तो 3000, इसे समझिएगा, केवल 3000 रुपया वार्षिक व्यापार कर देकर के बंगाल में चुंगी का अधिकार शाह सुजा से उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आगे वही 1680 में, जो मैं आगे बता रहा था, इसको ध्यान दीजिएगा, आगे वही 1680 में, ये 1680 की तिथि है, 1680 में औरंगजेब ने क्या किया कि 3000 के बदले क्या किया, 2% चुंगी और 1.5% जजिया कर लेकर के इन क्षेत्रों में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के सारे अधिकार दे दिए। समझिएगा, इसी कड़ी में, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी कड़ी में सर चार्ल्स आयर ने फोर्ट विलियम, सब समझिए, जो अभी आपको मैंने बताया था कि बंगाल में क्या है, बंगाल में फोर्ट विलियम है और फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है, मद्रास में। तो बंगाल में फोर्ट विलियम में, कॉन्सेप्ट पकड़ना, फोर्ट विलियम में सर चार्ल्स आयर जो है वो पहला उसको गवर्नर बनाया गया। तो फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर कौन बना, सर चार्ल्स आयर बना। सर चार्ल्स आयर को इसी समय बंगाल का में फोर्ट विलियम का पहला गवर्नर बनाया गया। इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो इस तरह से क्या देखा आपने कि हमने इतने 7 पेजों के माध्यम से मैंने आपको यह बताने की कोशिश किया कि कैसे 1639 में, 1651 में, 1661 में और 1668 में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को इस कदर, इस प्रकार ऊर्जा मिली, इस प्रकार ताकत मिली, इतना अधिकार मिला कि वो संपूर्ण भारत के, जिसे हम इस पेज के माध्यम से समझेंगे, जिसे क्या दिखाई देता है कि भारत के एक बहुत ही बड़े व्यापक एरिया में, ऐसे समझे, चाहे वो सूरत हो, चाहे बंबई, चाहे मद्रास हो या मसूलीपट्टनम, चाहे हुगली हो या मैंने कहा गोलकुंडा का राज्य। अब जरा ध्यान से समझिएगा, तटीय क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी इन तटीय क्षेत्रों में काफी मजबूत हो गई और इस तरह से 17वीं सदी, पूरी 17वीं सदी
कंपनी ने भारत में अपना, संपूर्ण भारत में अपना विस्तार प्रारंभ किया और काफी विस्तार खुद को दे दिया। और 18वीं सदी में कंपनी ने न केवल अपने व्यापारिक बल्कि अपने राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, 17वीं सदी में उसने अपने न केवल व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार किया बल्कि 18वीं सदी में कंपनी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी। और इस कड़ी में उसे भारत में चुनौती देने वाली अगर कोई व्यापारिक कंपनी बची तो वो कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी। और आगे चलकर हम देखते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध हुआ। और ये 3 जो आंग्ल फ्रांस युद्ध हैं, सही मायने में इसे भारत में आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम संक्षेप में पहले इस चीज को देखें कि 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध कैसे हुए। उसके पहले थोड़ा सा हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। 5वां हमारा कंपनी है फ्रांस। फ्रांस एस्तादो द इंडिया, फ्रांसीसी कंपनी एस्तादो द इंडिया के माध्यम से, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, फ्रांसीसी कंपनी एस्तादो द इंडिया के माध्यम से फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापारिक गतिविधियों की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, फ्रांसीसी कंपनी कैसी थी, उसकी प्रकृति कैसी थी, फ्रांसीसी कंपनी की अपनी क्या विशेषताएं थी, अगर उस पर हम ध्यान दें, उस पर गौर करें तो पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। इसलिए उसके निर्णय, उसके क्रियाकलाप में जो स्वतंत्रता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में सीमित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके क्रियाकलाप को संचालित करने के लिए एक बोर्ड था और वो बोर्ड उसके शेयरधारकों में से बना था। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी को संचालित करने का काम फ्रांसीसी सरकार का था। अब हजारों हजार मील दूर ब्रिटेन और फ्रांस से ये कंपनियां अपने निर्णयों के लिए ब्रिटेन या फ्रांस में अगर देखती तो निस्संदेह ये कंपनियां कमजोर हो जाती। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हर निर्णय को या किसी निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए इंग्लैंड की तरफ नहीं देखना पड़ा, जबकि फ्रांसीसी कंपनी को अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए फ्रांस की तरफ देखना पड़ा। तो दोस्तों क्या दिखाई देता है, फ्रांसीसी कंपनी एस्तादो द इंडिया भारत आने वाली अंतिम कंपनी थी। समझिएगा, मैंने कहा फ्रांसीसी कंपनी एस्तादो द इंडिया भारत आने वाली अंतिम कंपनी थी। सोलह 64 में कोलबर्ट की अध्यक्षता में, समझिएगा, 1664 में कोलबर्ट की अध्यक्षता में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1664 में कोलबर्ट की अध्यक्षता में एस्तादो द इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से गठित की गई और बहुत जल्दी यह कंपनी भारत में अपनी गतिविधियों को न केवल क्रियान्वित करना, संचालित करना शुरू कर दी, बल्कि बहुत जल्दी इसने भारत में कई महत्वपूर्ण ठिकाने बना लिए। फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना भारत में पौंडीचेरी बना। पौंडीचेरी में इन्होंने फोर्ट लुई का गठन किया। फोर्ट लुई, वहां पे किला जो है उसे क्या बोलते हैं, फोर्ट लुई। सत्रह सौ चौहत्तर में, ध्यान दीजिएगा, 1774 में फ्रैंको मार्टिन
क्या नाम लिया? फ्रैंको मार्टिन। समझिए, फ्रैंको मार्टिन यहां का क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया। और देखते ही देखते, इसे यू समझिए, देखते ही देखते फ्रांसीसियों ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने कोठियां स्थापित कर ली, जिसमें एक कोठी है, मैं भी आपको बताया, एक महत्वपूर्ण केंद्र है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, इसे समझिएगा। बंगाल में एक महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र है चंद्रनगर। ये इंपॉर्टेंट है, जो फ्रांसीसियों से जुड़ा है, कि इन्होंने क्या किया, सबसे जो महत्वपूर्ण इनका बस्ती बना वो क्या था? पौंडीचेरी। और ये पौंडीचेरी कहां है? दक्षिणी भारत में। 1701 में ये स्थापित हुआ था। कॉन्सेप्ट पड़ेगा, 1701 में पौंडीचेरी स्थापित हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहां क्या बना था? फोर्ट लुई। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई की स्थापना यहां पर हुई थी, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हमें क्या दिखाई देता है? बंगाल के चंद्रनगर में इनका एक अन्य व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, जिस चंद्रनगर को एट लास्ट अंग्रेजों ने क्या किया? अपने पास रख लिया। और चंद्रनगर इनकी पूरब की सबसे महत्वपूर्ण कोठी दिखाई देती है। और ये जो चंद्रनगर है, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ये 1662 में ही इनके पास आ गया था। लेकिन इस समय की दो महत्वपूर्ण बस्तियां जो दिखाई देती हैं वो ये है, पौंडीचेरी और चंद्रनगर। ये फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण कोठी है। इसी समय हमें क्या दिखाई देता है? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने वाला है। और अमेरिका में भी फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच शत्रुता है। उसी प्रकार यूरोप में भी ऑस्ट्रिया के मुद्दे पर दोनों के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। और इन मुद्दों पर हमें 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध दिखाई देते हैं। अब वो 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध क्या है, उसकी चर्चा हम करें। उसके पहले ये जरूरी है जान लेना कि फ्रांसीसियों ने और इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र या अपने अपने गतिविधियों का, भारत में जो क्रियाकलाप था, जो गतिविधियों का संचालन था, उसमें एक बहुत ही कॉमन सी बात दिखाई देती है। वो ये कि जो 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुए, उसमें केवल दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध भारतीयों के मुद्दे पर हुआ, भारत के प्रश्न पर हुआ। ये आने वाले परीक्षा में, चाहे आईएएस का परीक्षा हो, पीसीएस का हो, ये प्रश्न आएगा। आरओ हो, एआरओ हो, एसआई हो, कोई परीक्षा हो, ये पूछेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ, इसमें केवल दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध भारतीय मुद्दे पर हुआ, उत्तराधिकार के मुद्दे पर हुआ। बाकी जो प्रथम और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध था, वो युद्ध तो भारतीय मुद्दे पर हुआ ही नहीं। एक पहला युद्ध तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के संघर्ष पर शुरू हुआ, और तीसरा तो सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार मात्र था। यानी यूरोप में तथा अमेरिका में जो उस समय गतिविधियां हो रही थी, उन गतिविधियों का, उन युद्धों का प्रसार भारत में भी दिखाई दिया। ठीक वैसे उसी प्रकार जैसे गांव में अगर हमारे पिता और मेरे मित्र के पिता लड़ जाएं, तो आप शहर में जहां पढ़ने गए हैं वहां आप भी लड़ जाएं। अब बताइए इसमें क्या हो? ऐसे में तो आप दोनों के बीच तो कोई समस्या थी ही नहीं। आप दोनों ने इसलिए युद्ध कर लिया, इसलिए मनमुटाव कर लिया, क्योंकि आप लोगों के पिता जो गांव में लड़ाई किए थे, वो लड़ाई आप यहां भी लेकर चले आए। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध की जब प्रकृति पढ़ेंगे आप, तो वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि इन युद्धों का मुख्यतः कारण, अगर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध को छोड़ दिया जाए,
तो वो विदेशी कारण है, वो बाह्य कारण है, भारत से उन कारणों का उपज नहीं दिखाई देती। तो आइए हम सिलसिलेवार, ये बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल कर्नाटक युद्ध। अब इन आंग्ल कर्नाटक युद्ध को क्या बोलते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी बोलते हैं। आंग्ल कर्नाटक युद्ध को क्या बोलते हैं? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बोलते हैं। मैंने कहा इनकी संख्या कुल 3 है। 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ है। इन कुल 3 आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ है। आइए देखते हैं। सबसे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, यह काफी इंपॉर्टेंट है। फिर द्वितीय और तृतीय, हमें इसे समझना होगा, इसीलिए तृतीय, इसे समझिए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर, 1746 से 1700 मैंने क्या कहा, 48 तक, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर पहला आपने आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखा। दूसरा 1749 से 54, अभी मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो अंतिम युद्ध है वो हमें मुख्यतः दिखाई देता है 1758 से 1763। समझिएगा, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हुआ था। कारण यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर हुआ था। इस युद्ध के मतलब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि इसी समय सेंट टॉमी का युद्ध हुआ। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, विशेषता क्या दिखाई देती है कि इसमें सेंट टॉमी का युद्ध हुआ। आइवर नदी किनारे सेंट टॉमी का युद्ध। इस युद्ध में थोड़ा सा समझ लीजिए विशेषता क्या है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को, सोचिए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को छोटे से फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी ने स्थल युद्ध में पराजित कर दिया। अपने आप में समझने की बात है, छोटे से फ्रांसीसी सेना ने उसे स्थल युद्ध में पराजित कर दिया। और दोस्तों ये पहली बार हुआ था, चाहे पुर्तगाली आए हो, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, किसी ने अब तक यह साहस नहीं किया था कि वो किसी भारतीय शक्ति से स्थल पर मोर्चा ले। लेकिन सेंट टॉमी का युद्ध एक ऐसा युद्ध बन गया, इसे समझिएगा, आइवर नदी किनारे लड़ा गया था सेंट टॉमी का युद्ध। इस युद्ध में पहली बार किसी भारतीय शक्ति को किसी विदेशी शक्ति ने, यानी कि यूरोपीय कंपनियों में, स्थल युद्ध में हरा दिया हो। सेंट टॉमी के युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह हमें क्या दिखाई देता है कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मुद्दे पर क्या हुआ था, शुरू हुआ था। जैसे ही वहां पर एक्स ला सापेल की संधि हुई, कौन सी संधि? एक्स ला
सापेल। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जैसे ही यूरोप में एक्स लाभ सापेल की संधि हुई, वैसे ही भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा यह युद्ध क्या हो गया, फाइनली समाप्त हो गया। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैंने भी थोड़ी देर पहले चर्चा भी आपसे किया था कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध भारतीय मुद्दे पर नहीं लड़ा गया। प्रथम और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध विदेशी मुद्दों पर लड़ा गया, किंतु भारतीय मुद्दे पर द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़ा गया और यह हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर लड़ा गया। तो कारण क्या है? कारण मैंने कहा हैदराबाद और क्या, और कर्नाटक के उत्तराधिकार के मुद्दे पर। एट लास्ट इस पूरे द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दौरान क्या हुआ, कई मोर्चों पर प्रारंभ में तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय प्रारंभ में तो फ्रांसीसियों ने एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी जैसे लग रहा था कि अब फ्रांसीसी इंग्लैंड को हरा देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह हरा देंगे। लेकिन बाजी पलट जाती है और इस पूरे बाजी में जैसे ही द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आगे बढ़ता है, 1751 के बाद से ऐसी बाजी पलटी जैसे जैसे फ्रांसीसी भूल करते गए, जिसकी चर्चा भी करूंगा, वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भूल सुधार कर आगे बढ़ती गई और फाइनली गोडेहू नाम याद रखिएगा, गोडेहू को फ्रांस ने गवर्नर जनरल बनाकर ड्यूप्ले के स्थान पर भेजा। याद रखिएगा, ये मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले है और उसके कुछ कारणों से इंग्लैंड ने भी दबाव बनाया था, कुछ कारणों से उसे फ्रांसीसियों ने वापस बुला लिया। यही सबसे बड़ा गलती थी फ्रांस की। ड्यूप्ले के वापस जाने के बाद फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया। गोडेहू को भेजा गया फ्रांस द्वारा और गोडेहू ने आकर के कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, एक संधि कर ली और वो संधि कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पौंडीचेरी की संधि। कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, वो संधि है पौंडीचेरी की संधि और इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1754 में समाप्त हो गया। तो दोस्तों जब ये युद्ध समाप्त हुआ उस समय इंग्लैंड की स्थिति काफी मजबूत हो चुकी थी और फ्रांस की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी थी। इसी दौरान 1758 से 63 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड में शुरू हुआ। ध्यान समझिएगा, इंग्लैंड में क्या शुरू हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ और इस सप्तवर्षीय युद्ध का क्या हुआ, जैसे ही इंग्लैंड में सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, वैसे ही भारत में तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इतनी बुरी तरह पराजित किया कि भारत में चंद्रनगर हो, ध्यान समझिएगा, माहे हो, यमन हो या पौंडीचेरी, सेंट फोर्ट लुई, अंग्रेजों ने सब कुछ फ्रांसीसी से जीत लिया। इस तरह से क्या दिखाई देता है कि तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में तो फ्रांसीसी सब कुछ खो दिए, लेकिन दोस्तों इसी समय 1763 में पेरिस की संधि हुई। इसे ध्यान से समझिएगा, 1763 में मैंने कहा इसी समय क्या हुआ, तो पेरिस की संधि हुई और पेरिस की संधि के द्वारा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, पेरिस की संधि कब हुई, 1763 में पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के द्वारा यह कहा गया कि
चंद्रनगर को छोड़कर, किसको छोड़कर, यह प्रश्न पूछा है। चंद्रनगर जो बंगाल में है, चंद्रनगर को छोड़कर भारत में जितने भी फ्रांसीसी क्षेत्र हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया, हर मोर्चे पर हर जगह हराया, लेकिन अंततोगत्वा जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तब हमें क्या दिखाई देता है, पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस की संधि, एक्चुअली ये कुछ विद्वान लिखते हैं कि 1756 से ही तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया है भारत में, क्योंकि अगर आप 56 से 63 तक देखेंगे तो 7 साल होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना 58 में होती है, इसलिए 58 भी लिखा जाता है। ओवरऑल 1756 भी आप लिख सकते हैं, 1756 63। जैसे ही 63 में पेरिस की संधि हुई, सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, और कहा क्या गया भारत के संदर्भ में, क्या कहा गया भारत के संदर्भ में, कि चंद्रपुर को छोड़कर जो बंगाल में है से सभी फ्रांसीसी बस्ती फ्रांसीसियों को वापस कर दिया जाए, लेकिन एक शर्त लगाई गई। शर्त क्या है? शर्त यह रखा गया कि फ्रांसीसी अपनी किसी भी बस्ती को किलेबंदी नहीं करेंगे, यानी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि फ्रांस कभी मजबूत ना हो। पेरिस की संधि के द्वारा यह कह दिया गया कि फ्रांसीसी अपने बस्तियों की किलेबंदी नहीं करेंगे, और इस तरह से पांडिचेरी आदि क्षेत्र फ्रांसीसियों को फिर से मिल गया, और यह क्षेत्र आजादी के बाद 1947 में, भारत की आजादी के बाद भी फ्रांसीसियों के पास बना रहा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कैसे इंग्लैंड, कैसे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होता है और कौन सी कंपनी किस क्रम में जाती है। अब हम आने के क्रम के बाद आइए विदाई का क्रम देखें, यानी यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम, वापसी जाने का क्रम क्या है। आने का क्रम तो हमने देखा था, आइए एक बार आने का क्रम दोहरा लेते हैं। आने का क्रम और जाने का क्रम। आने के क्रम में हमने कहा था कि सबसे पहले क्या आया, पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन, डच, यानी हॉलैंड की कंपनी। डच के बाद कौन, इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद कौन, डेनिस, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। ये तो आने का क्रम हमने बताया था। आइए देखते हैं जाने का क्रम क्या है। तो जाने के क्रम में सबसे पहले कौन, सबसे पहले भारत से जाएंगे डच। डच के बाद कौन, डेनिस। डेनिस के बाद इंग्लैंड। इंग्लैंड का स्थान नहीं बदलेगा, और सबसे इंग्लैंड का स्थान नहीं बदलेगा। तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड। चौथे पर कौन, फ्रांसीसी। और सबसे लास्ट में कौन जाएगा, तो जो सबसे पहले आया था अर्थात पुर्तगाली। एक इसमें अंतर दिखाई देता है, उस अंतर को भी मैं यहां पर बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दूं। वो अंतर यह है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि सबसे पहले डेनिस वापस जाते हैं, और डेनिसों के जाने की उन्होंने बाकायदा तिथि भी निश्चित की है, क्योंकि उनका यह मानना है कि डेनिस 1845 में अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेचकर चले गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि इस हिसाब से देखें तो पहले डेनिस वापस जाएंगे, क्योंकि इसे समझिएगा, डेनिस वापस जाएंगे और फिर डच। लेकिन अलग अलग पुस्तकों में ये चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे मिलती हैं, इसीलिए मैंने दोनों लिखा। अब आपके माइंड में ये संदेह उठेगा कि सर किसे फाइनली माना जाए। तो देखिए, डेनिस को 1745 की तिथि साधारणतः स्वीकार किया गया, और बेदड़ा के युद्ध में 1759 में, आपको मालूम है मैंने पढ़ाया है बंगाल पढ़ाते वक्त, बेदड़ा की लड़ाई में 1759 में डच सब कुछ हार जाते हैं इंग्लैंड से। तो अगर ये क्रम देखेंगे तो यही प्रश्न सही होगा। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा इसी को मारिएगा। प्रश्न क्या पूछेगा,
यूरोपीय कंपनियों के जाने का क्रम, तो सबसे पहले डेनिश, अधिकांशतः इतिहासकार इसी तिथि को स्वीकार करते हैं। फिर डचों का क्रम जाने का, इंग्लैंड 1947 में चले गए, आपको मालूम ही है। और आजादी के बाद जाने का क्रम क्या है, पहले फ्रांसीसी 54-56 तक और फिर 62 तक पुर्तगाली भारत छोड़कर जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने आपको पढ़ाया वो ये था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी या कौन कंपनियां आजादी के बाद भारत से वापस जाती हैं। आपके पास विकल्प कई हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये दो कंपनी आजादी के बाद वापस जाती हैं, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़कर जाती हैं, पहले समझिएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, भारत की आजादी का तात्पर्य क्या निकला, इंग्लैंड से आजादी। क्या कहते हैं भारत की आजादी का मतलब, इंग्लैंड से आजादी। स्वतंत्रता के बाद गई, इंग्लैंड से आजादी, और अभी भारत गुलाम ही था, उसी दौरान दो कंपनियां चली गईं। तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस दौरान मैंने सैकड़ों फैक्ट आपको बताए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 1 और यूरोपीय कंपनियों के आगमन पार्ट 2, इनमें मैंने पूरे विस्तार से घटनाक्रम का अवलोकन किया है। तो आज का क्लास यहां समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।